बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है भाई, आपका स्वागत है भाई, आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबाओ। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कर लोगे तो बेहतर रहेगा। दुनिया का ये ज़माना एआई का ज़माना है, सब कुछ एआई से हो रहा है और आने वाले वक्त में तो जो कुछ बचा है वो भी एआई से ही होगा। तो आज की तारीख में दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही हैं एआई पर। एआई मेटा ने साइन किया है दीपिका पादुकोण को, यानी कि जब भी कोई एआई मेटा से कोई सवाल पूछेगा तो उसका जवाब मिलेगा दीपिका की आवाज में। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं होगा बल्कि दुनिया के और भी देशों में ऐसा होगा, कनाडा में, अमेरिका में, लंदन में। और अगर मेटा एआई का ये फॉर्मूला कामयाब रहा तो आने वाले वक्त में दुनिया भर के सभी देशों में दीपिका की आवाज को ही यूज किया जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है दीपिका के लिए और बॉलीवुड के लिए। बिग बॉस चल रहा है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिग बॉस देख रहे हैं। बिग बॉस के घर में एक कश्मीर की लड़की है जिसका नाम है फरहाना भट्ट। बहुत ही तेज तर्रार लड़की है, पढ़ी लिखी है, निडर है, हौसले वाली लड़की है। उसकी वजह यह है कि बचपन से ही उसने अपने फादर को नहीं देखा, उसकी माँ ने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया है और जाहिर सी बात है उसको अपनी माँ के सभी सपने पूरे करने हैं। तो अगर एक लड़की ने जिंदगी में इतना स्ट्रगल किया है और अपने स्ट्रगल के साथ वो बिग बॉस तक पहुंची है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो घर में एक ऐसा टास्क चल रहा था जिसमें सभी घर वालों को उनके घर वालों की चिट्ठी मिलनी थी। फरहाना को उसकी चिट्ठी मिली जो उसकी माँ ने लिखी थी, उसको पढ़ा और खुश हो गई। इसके बाद जब नीलम की चिट्ठी आई तो फरहाना ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया कैप्टन बनने के लिए। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो फरहाना ने बिल्कुल ठीक किया, उसने गेम खेला, उसको कैप्टन बनना था। लेकिन ये बात घर वालों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो बिग बॉस देख रहे थे शायद उनको भी ये बात अच्छी नहीं लगी होगी, क्योंकि नीलम के घर से चिट्ठी आई थी तो फरहाना ने नीलम को दे देना चाहिए था। फरहाना ने उस चिट्ठी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब उसने उस चिट्ठी को डिस्ट्रॉय कर दिया था तो वो विलेन बन गई थी। घर वाले भी उससे नफरत कर रहे थे और देखने वाले भी फरहाना से नफरत कर रहे थे। लेकिन घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अकल से पैदल हैं, जिनको जरा भी अकल नहीं है, और उन्हीं में से एक है अमाल मलिक। फरहाना खाना खा रही थी, अमाल मलिक आया, उसने उसका खाना उठाया और फेंक दिया और फिर उस लड़की को कहा कि तू भी घटिया है और तेरी माँ भी घटिया है। हालांकि उसकी माँ शो में नहीं है, उसकी माँ के बारे में बात नहीं होनी चाहिए। अमाल ने किसी की भी माँ को घटिया नहीं कहना चाहिए। तो अमाल की इस एक बेवकूफी ने फरहाना को फिर से घर का हीरो बना दिया। जो लोग बिग बॉस देख रहे थे, फरहाना से नफरत कर रहे थे, उनकी सिंपैथी फरहाना को मिल गई फिर से। पहली बात तो यह कि फरहाना ने अमाल के साथ कुछ नहीं किया था, उसने नीलम की चिट्ठी डिस्ट्रॉय की थी, तो अमाल का इस बात से कोई लेना देना था ही नहीं। और दूसरी बात यह कि अगर कोई भी आदमी खाना खा रहा हो तो उसके सामने से खाना उठाकर फेंकना नहीं चाहिए, ये बहुत ही घटिया हरकत है। और उससे भी बड़ी बात यह कि फिर उसने फरहाना को गालियां दी, फरहाना की माँ को गालियां दी, फरहाना की माँ को घटिया कहा, जो बहुत ही घटिया हरकत है। कहने का मतलब यह है कि अमाल ने सारी हेट अपने ऊपर ले ली है और फरहाना को फिर से हीरो बना दिया है। इसे कहते हैं अकल से पैदल आदमी। आर्यन खान की वेब सीरीज ऑफ बॉलीवुड रिलीज हुई, लोगों को पसंद आई, लोगों ने उसको देखा और जितने लोगों ने भी उस वेब सीरीज में काम किया है वो सभी अपने आप को सुपरस्टार मान रहे हैं। उन्हीं में से एक है ढाई पसली का केकड़ा। मैं अपने एक वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि मुकेश भट्ट साहब इसको अपनी फिल्म में विलन लेना चाहते थे, लेकिन इसने 4 करोड़ रुपए मांगे थे। मुकेश भट्ट साहब ने 10 लाख रुपए ऑफर किए थे। जब ये नहीं माना तो इसको ऑफिस से भगा दिया था। तो अगर एक ढाई पसली लड़का आज की तारीख में 4 करोड़ रुपए मांग रहा है किसी फिल्म को करने के लिए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको क्या लग रहा है। मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि आमिर खान उसके सामने कुछ भी नहीं है। आज की तारीख में वही सुपरस्टार है। नेटफ्लिक्स में एकता कपूर के मामा की लड़की रुचिका कपूर भी काम करती है, बहुत बड़ी पोस्ट पर है। उस लड़की ने टीवी एक्टर शहीर शेख से शादी की है। अगर आपको याद हो तो सूखी लकड़ी कृति सेनन की एक फिल्म आई थी जिसकी प्रोड्यूसर भी वही थी और उसमें हीरो यही लड़का था और उस फिल्म को प्रोड्यूस किया था नेटफ्लिक्स ने। इसीलिए प्रोड्यूस किया था क्योंकि रुचिका कपूर अपने हस्बैंड को प्रमोट करना चाहती है, अपने हस्बैंड को स्टार बनाना चाहती है, जो कभी होगा नहीं। तो यही वजह है कि रुचिका कपूर नेटफ्लिक्स के ऑफिस में बैठकर किसी ना किसी निर्माता का कोई ना कोई प्रोजेक्ट अप्रूव करती रहती है।
और उसमें उस निर्माता को कहकर अपने हस्बैंड को रोल दिलाती रहती है। ठीक है, करना भी चाहिए, रुचिका का हस्बैंड है, तो अगर रुचिका नहीं करेगी तो कौन करेगा। आर्यन खान की वेब सीरीज को भी नेटफ्लिक्स ने ही प्रोड्यूस किया है। यही वजह है कि केकड़ा रुचिका कपूर को जानता है। तो केकड़ा आज की तारीख में सभी निर्माताओं के पास जा रहा है और उनसे कह रहा है कि आप लोग मुझे मेन लीड में लेकर कोई फिल्म बनाओ, और रुचिका कपूर से मेरी दोस्ती है, मैं रुचिका को कहकर नेटफ्लिक्स में उस फिल्म को बिकवा दूंगा। हालांकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये केकड़े के सपने हैं, हकीकत से इस बात का कोई लेना देना नहीं है। रुचिका उस किसी भी फिल्म को खरीदने वाली बिल्कुल नहीं है जिस फिल्म का हीरो ये ढाई पसली का लड़का होगा। तो मैं सभी निर्माताओं को आगाह करना चाहता हूं कि अगर ये आपको ऐसे ऐसे सपने दिखा रहा है तो बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। आप रुचिका को कॉल कीजिए, पहले उससे पूछिए कि क्या इस ढाई पसली आदमी की फिल्म वो खरीदेगी। अगर वो कहे कि हाँ तो इसको कोई रोल दे देना, और अगर वो कहे कि उस लुक्खे की मैं फिल्म नहीं खरीदूंगी तो फिर इसको भूल जाना क्योंकि पहले भी लुक्खा था, आज भी लुक्खा है, आगे भी लुक्खा ही रहेगा। इंग्लैंड का पीएम इंडिया आया और सीधा आदित्य चोपड़ा के ऑफिस में गया। आप अंदाजा लगाइए कि ये कितनी बड़ी बात है कि इंग्लैंड का पीएम इंडिया आता है और वो सीधा वाईआरएफ के ऑफिस जाता है और वहां पूरा दिन रहता है। और आदित्य चोपड़ा ने इंग्लैंड के पीएम से कहा कि मैं 3 बड़ी फिल्में बनाने वाला हूं इंग्लैंड में, और वो इतनी बड़ी फिल्में होंगी कि मिलियंस ऑफ डॉलर मैं वहां इन्वेस्ट करूंगा, और जब मैं वहां वो 3 बहुत बड़ी फिल्में बनाऊंगा तो इंग्लैंड के 3000 लोगों को जॉब दूंगा। कौन से इंग्लैंड के 3000 लोगों को? उनको नहीं जो इंडिया से वहां गए हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, जो ब्रिटिश नेशनल है उनकी बात हो रही है। और इंडिया में इस बात की भले ही कोई भी वैल्यू ना हो कि भाई एक कंपनी 3000 लोगों को जॉब देगी, लेकिन इंग्लैंड में ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि वहां वो लोग अपने लोगों को जॉब दिलाना चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो ये सुनकर इंग्लैंड का पीएम बहुत खुश हो गया कि भाई हमारे इंग्लैंड के 3000 लोगों को जॉब मिलेगी। हालांकि हकीकत यह है कि आदित्य चोपड़ा इंग्लैंड के पीएम को मामा बना रहा है, मामा बनाने की कोशिश कर रहा है। मामा तो नहीं बना पाएगा, ये तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, क्योंकि वो गोरे हैं, इतने बड़े भी उल्लू के पट्टे नहीं कि आदि चोपड़ा जैसा आदमी उनको बेवकूफ बना ले। मैं ये बात आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि जो ऋतिक रोशन क्रिश 4 बनाने वाला है, जिसका डायरेक्टर भी ऋतिक है, हीरो भी ऋतिक है, उसको प्रोड्यूस करने वाला था आदि चोपड़ा। और वार 2 फ्लॉप होने के बाद आदि ने ऐसा डिसाइड किया कि मैं इस फिल्म को प्रोड्यूस नहीं करूंगा। लेकिन जब इंग्लैंड के पीएम से बात हुई तो वहां आदि चोपड़ा ने ऋतिक की उस फिल्म का जिक्र किया। आदि चोपड़ा ने पीएम को बताया कि एक ऋतिक रोशन की फिल्म है जिसका बजट होगा 500 से 600 करोड़ रुपए, और उस फिल्म को बनाने के लिए इंग्लैंड के कम से कम 1000 लोगों को हम हायर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी फिल्म को बनाने के लिए 1000 लोगों की जरूरत नहीं होती। अगर किसी फिल्म को इंग्लैंड में शूट किया जाएगा तो उसको शूट करने के लिए मैक्सिमम 250 लोगों की जरूरत पड़ेगी। और आदि चोपड़ा 3 फिल्में एक साथ तो नहीं बना सकता, जाहिर सी बात है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी बनाएगा। तो जब वो वहां फिल्म बना रहा होगा उस वक्त मैक्सिमम वो ज्यादा से ज्यादा 300 लोगों को हायर कर सकता है, ना कि 3000 लोगों को। इसका मतलब यह है कि आदि सफेद झूठ बोल रहा है, इंग्लैंड के पीएम को बरगला रहा है, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह अकेला आदि चोपड़ा नहीं है जो इंग्लैंड के पीएम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। बॉलीवुड में जितने लोग भी बैठे हुए हैं वो किसी ना किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो अब सब कुछ दारोमदार इस बात पर है कि जो आदि चोपड़ा कह रहा है उस पर इंग्लैंड की सरकार यकीन करेगी क्या? आदि चोपड़ा ऐसा कोई प्रूफ देगा क्या कि वाकई ही जो कह रहा है वो सच होने वाला है? और अगर खुदा ना खास्ता आदि इंग्लैंड की सरकार को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गया तो फिर आप ये समझिए कि क्रिश 4 भी बन जाएगी, क्योंकि आदि को ऐसी उम्मीद है कि ये जो 3 फिल्में वो इंग्लैंड में बनाने जा रहा है इसके इवज में वो इंग्लैंड सरकार से कम 1500 करोड़ रुपए ले लेगा। और तीनों फिल्मों का बजट 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो नहीं सकता। तो आदि को ऐसा लग रहा है कि उसकी 5 उंगली घी में है, सर कढ़ाई में है, अब करोड़ों रुपए वो आराम से घर बैठे कमा लेगा। लेकिन आदि भाई, आपको ये यकीन होना चाहिए कि KRK बैठा हुआ है और इंग्लैंड में ही बैठा हुआ है, तो KRK फुल कोशिश करेगा कि आपका झूठ ना चले, आपका कुछ भी ना हो पाए इंग्लैंड में। समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो? बॉलीवुड में एक एक्टर है जो साइड रोल किया करता है, उसका नाम है अन्नू कपूर। अन्नू किसी के साथ पॉडकास्ट कर रहा था, जब उससे तमन्ना भाटिया के बारे में पूछा गया, यानी कि तमन्ना फैली हुई के बारे में पूछा गया, तो अन्नू ने दांत पीसते हुए कहा, क्या है
क्या मलाई मक्खन दूध जैसा बदन है उसका। और आप यकीन कीजिए इस भाई साहब की उम्र 60 साल से ज्यादा की है। तो अन्नू का ये रिप्लाई देखकर बहुत सारे लोग भौचक के रह गए हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये आदमी एक शैतान की तरह कैसे बात कर सकता है। तमन्ना भाटिया के बदन के बारे में ये ऐसे कैसे बात कर सकता है। और चलो मेरे जैसा आदमी ऐसी कोई बात कह भी दे तो समझ में आता है। अन्नू कपूर वो है जो बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्मों में काम करता है, बॉलीवुड का हिस्सा है, तो अन्नू को ऐसी बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए थी। कपिल शर्मा ने कनाडा में कैफे खोला है, उस पर 2 बार फायरिंग हो चुकी है और अब फिर से तीसरी बार टकले कपिल के कैफे के ऊपर फायरिंग हुई है और इस बार जिम्मेदारी ली है बिश्नोई गैंग ने। बिश्नोई का कहना यह है कि पहले 2 बार जो फायरिंग हुई थी उससे बिश्नोई का कोई लेना देना नहीं था। इस बार जो फायरिंग हुई है उससे बिश्नोई का लेना देना है, क्योंकि बिश्नोई को 10 करोड़ रुपए चाहिए टकले कपिल से। टकले कपिल ने जबरदस्ती मुसीबत अपने गले में डाल ली है। इसने पैसे कहां से कमाए? इंडिया से। ट्रांसफर कहां किए? कनाडा में। इन्वेस्ट कहां किए? कनाडा में। कैफे कहां खोला? कनाडा में जाकर। इसको ऐसा लगता था कि भाई इंडिया में तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कनाडा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस लुक्खे मीठे टकले को यह नहीं पता कि भाई साहब इंडिया में तो तू फिर भी बच जाता, लेकिन कनाडा में नहीं बच पाएगा। ये 10 करोड़ रुपए तो बिश्नोई को देने ही पड़ेंगे। यानी कि तूने बड़ी लकड़ी ले ली बेटा। हर महीने किसी ना किसी को पैसे देने पड़ेंगे। आर्यन खान की वेब सीरीज को अक्षय कुमार ने भी देखा और अक्षय कुमार ने देखा कि उसमें न्यू कमर को 3 फिल्म्स डील के लिए कैसे साइन किया जाता है, हरेश किया जाता है। तो अब अक्षय ने निर्माताओं से कहा है कि जो भी न्यू कमर्स को अपनी फिल्म में ले रहे हैं उनको चाहिए कि वो उनको 3 फिल्मों के लिए साइन ना करे। और अक्की ने न्यू कमर से भी यही कहा है कि भाई साहब अगर कोई भी निर्माता आपको 3 फिल्म डील में फंसाना चाहता है तो आप वो डील साइन ना करें। अब मेरे अक्की से 2 सवाल हैं कि भाई साहब जो निर्माता किसी लड़के को लॉन्च करेगा और अपने 30-40 करोड़ रुपए खर्च करेगा, अगर उसके वो पैसे वापसी नहीं आए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो पैसे आप दोगे क्या? आप तो किसी को अपना बुखार भी नहीं दोगे। 30-40 करोड़ रुपए की तो बहुत दूर की बात है। और अगर आप इतने भले आदमी हो, इतने अच्छे आदमी हो, तो जो भी न्यू कमर्स हैं, जो अच्छे हैं, डिजर्व करते हैं, जो हीरो बन सकते हैं, उनको आप लॉन्च कर दो। आपके पास तो बहुत सारे पैसे हैं और ये भी मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप ऐसा कभी नहीं करोगे। जैसे कि मैंने कहा कि आप तो अपना बुखार भी किसी को नहीं देते, अपने पैसे किसी के ऊपर खर्च करोगे, ये तो हो ही नहीं सकता। अब मेरा दूसरा सवाल अक्की से ये है कि भाई साहब आप तो स्टार बन गए, आप तो इतनी सारी फिल्में कर चुके, आप तो कम से कम 20-25 हजार करोड़ रुपए कमा चुके हो। तो जो न्यू कमर्स हैं अगर वो 3 फिल्म डील पे साइन नहीं करेंगे तो कोई निर्माता उनको लॉन्च नहीं करेगा, तो उनको काम नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है वो तो जिंदगी भर भटकते रहेंगे। तो अगर वो जिंदगी भर भटकते रहेंगे तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आप उनकी कोई हेल्प करेंगे? वो आप करोगे नहीं। तो मेरे भाई ऐसी बात पर ज्ञान मत दो जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसी बात पर आप ज्ञान मत दो जिसको आप खुद नहीं कर सकते। जो बेचारे न्यूकमर्स हीरो बनना चाहते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनमें टैलेंट है कि वो एक्टर बन सकते हैं, उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करो भाई साहब। कंगना दीदी ने फिर से एक कंट्रोवर्सी कर दी। कंगना ने कहा है कि मेरी जर्नी शाहरुख खान से बेटर जर्नी है। कंगना का कहना यह है कि उसकी कामयाबी ज्यादा वैल्यूएबल है एसआरके की कामयाबी से। कंगना ने कहा है कि अगर एसआरके स्टार बन गया है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एसआरके दिल्ली से है, बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा है और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रांग था। लेकिन मैं हिमाचल के एक छोटे से गांव से मुंबई आई थी, मैंने स्ट्रगल किया और कामयाब हुई। यहां मैं कंगना से 100% इत्तेफाक रखता हूं। जो कंगना कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। शाहरुख खान साहब की माता इंदिरा गांधी जी के साथ काम किया करती थी, उस वक्त में मजिस्ट्रेट थी। आप अंदाजा लगा सकते हो कि शाहरुख खान की फैमिली कितनी स्ट्रांग फैमिली थी। यही वजह है कि शाहरुख खान ने बहुत अच्छी एजुकेशन भी पाई है। और जब शाहरुख खान साहब मुंबई आए उस टाइम में दूरदर्शन पर सीरियल आया करते थे और एसआरके का एक सीरियल आया था फौजी, जो बहुत बड़ा हिट रहा था। उसी सीरियल का डायरेक्टर शाहरुख खान को मुंबई लेकर आया था हीरो बनाने के लिए। एसआरके ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब मैं मुंबई आया तो मुझे उस सीरियल के डायरेक्टर ने अच्छा घर दिया,
अच्छा ट्रीटमेंट दिया। तो अगर एक आदमी दिल्ली से है, पढ़ा लिखा है, बहुत ही स्ट्रांग फैमिली से है और उसको एक डायरेक्टर मुंबई लाता है और फिल्मों में काम देता है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि शाहरुख खान को कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, सब कुछ प्लेट में सजा हुआ मिला। लेकिन कंगना हिमाचल के एक ऐसे गांव से आती है जिसमें उस वक्त बिजली पानी भी नहीं था, रोड तो बहुत दूर की बात है। कंगना की एजुकेशन भी इतनी थी कि जब वो मुंबई आई थी तो इंग्लिश का एक अल्फाज भी नहीं बोल पाती थी। कंगना जिस गांव से आई थी उस गांव में किसी को यह हक भी नहीं था कि वो एक्टर बनने का सपना भी देख सके, रियल में बनना तो बहुत दूर की बात है। इसके बावजूद कंगना उस गांव से मुंबई आई, एक्ट्रेस बनी और कामयाब एक्ट्रेस बनी। तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कंगना की ये जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है, कंगना की ये जर्नी बहुत ही कमाल है, कंगना की ये जर्नी एसआरके से बहुत ज्यादा बड़ी है। और कंगना की इस जर्नी को मैं पर्सनली फील कर सकता हूं क्योंकि मैं भी यूपी के एक ऐसे गांव से आता हूं जहां कच्ची मिट्टी के घर हुआ करते थे, तालाब से पानी पिया करते थे, ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना पानी था और हमें इंग्लिश में अपना नाम लिखते हुए भी डर लगता था, बोलना तो बहुत दूर की बात है। तो अगर कोई इंसान एक ऐसे गांव से मुंबई आता है और कामयाब होता है तो ये वाकई ही बहुत बड़ी बात है। तो जो कंगना ने कहा वो बिल्कुल 100% सच कहा। बिग बॉस के घर में क्रिकेटर चहर की बहन भी है, मालती चहर। ये लड़की जिस दिन से बिग बॉस में गई है उस दिन से ऐसी ऐसी बातें कर रही है कि लोगों को शक होने लगा है कि ये वाकई ही लड़की है या आधी लड़की और आधा लड़का है। जिस दिन से ये लड़की घर में आई है ये कुछ ऐसी बातें कर रही है कि इसको लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ लड़कियां पसंद है। 2 दिन पहले ये तानिया मित्तल के साथ बैठी थी और तानिया मित्तल से ऐसी बातें कर रही थी जैसे कोई लड़का किसी लड़की से करता है। तानिया मित्तल को ऐसे छू रही थी जैसे कोई लड़का किसी लड़की को छूता है। तो मालती की ये हरकतें देखकर सभी ये कह रहे हैं कि भाई ये लड़की तो डबल ढोल की है, ये लड़की स्ट्रेट नहीं है, ये तो लेस्बियन है। और मालती का ये रवैया मैंने भी देखा है, मालती की ये बातें मैंने भी सुनी है, तो मैं लोगों के साथ 100% इत्तेफाक रखता हूं। साला एक ही जीवन में क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या सुनना पड़ेगा, कैसे कैसे लोगों को ऊपर वाले ने इस गोले पे भेजा है। आज की तारीख में बॉलीवुड में होड़ मची हुई है, हर किसी को अपने पर्सनालिटी राइट्स प्रोटेक्ट कराने हैं। अमिताभ बच्चन साहब करा चुके, अभिषेक करा चुका, ऐश्वर्या करा चुकी, जैकी श्रॉफ भी करा चुका, ऋतिक भी करा चुका और कुमार शानू की एडवोकेट सना रईस खान ने दिल्ली हाई कोर्ट में कुमार शानू के पर्सनालिटी राइट्स भी प्रोटेक्ट करा लिए हैं। अब अक्षय कुमार भी मुंबई हाई कोर्ट में गया है अपने पर्सनालिटी राइट्स प्रोटेक्ट कराने के लिए। कहने का मतलब यह है कि आने वाले वक्त में शायद बॉलीवुड में ऐसा कोई भी नहीं बचेगा जो अपने पर्सनालिटी राइट्स प्रोटेक्ट नहीं कराएगा। निर्माता प्रेरणा अरोरा की एक फिल्म जल्दी ही रिलीज होने वाली है जिसका नाम है जटाधारा, जिसमें तेलुगु फिल्मों का स्टार सुधीर बाबू काम कर रहा है। इसमें हीरोइन है सोनाक्षी सिन्हा। इस फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है जो अच्छा है, 2 गाने रिलीज हो चुके हैं जो अच्छे हैं और आज इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है। इस ट्रेलर को रिलीज किया है तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू ने। आज के वक्त में पब्लिक हॉरर फिल्में देख रही है तो उम्मीद करता हूं कि इस फिल्म को भी पब्लिक देखेगी, ये फिल्म भी हिट होगी। दिवाली पर 2 फिल्में रिलीज हो रही है। एक फिल्म का नाम है थामा, जिसमें हीरो है डबल ढोल की आयुष्मान खुराना और हीरोइन है मूंछों वाली रश्मिका मंदाना जिसका वजन है 18 किलो। दूसरी फिल्म है एक बुढ़े की दीवानियत। एक हीरो है हर्षवर्धन राणे जो 42 साल का है लेकिन उसको ऐसा लगता है कि वो 22 साल का है, तो वो इस फिल्म में एक 22 साल के लड़के की भूमिका निभा रहा है और उसको यह भी उम्मीद है कि पब्लिक अपना घर बार मकान दुकान बेचकर उसकी फिल्म को देखने आएगी। बताओ। अब जबकि 2 फिल्में रिलीज हो रही हैं तो जाहिर सी बात है दोनों ही निर्माताओं का ऐसा मानना है कि भाई उनकी फिल्म हिट होने वाली है और दूसरी फिल्म फ्लॉप होने वाली है। हर निर्माता ऐसा ही सोचता है। थामा का निर्माता कौन है? थामा का निर्माता है गोलगप्पा दिनेश विजन जो झूठे कलेक्शंस दिया करता है। 1 करोड़ बिजनेस करेगी तो 10 करोड़ बताएगा, 50 करोड़ बिजनेस होगा तो 500 करोड़ डिक्लेयर करेगा। हिंदी बेल्ट में सिंगल स्क्रीन थिएटर्स भी बहुत हैं और 2 स्क्रीन थिएटर्स भी बहुत हैं और गोलगप्पे दिनेश ने सिंगल स्क्रीन थिएटर और 2 स्क्रीन थिएटर्स वालों से कहा है कि आप सिर्फ मेरी फिल्म चलाएंगे,
अगर चलानी है तो। अगर आपको बुड्ढे की दीवानियत फिल्म को भी शो देना है तो फिर मैं अपनी फिल्म आपको नहीं दूंगा, यानी कि थामा आपको चलाने के लिए नहीं मिलेगी। और मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम दिनेश मोटा बिल्कुल सही कर रहा है। देखिए, दिनेश मोटे का रिकॉर्ड है कि उसकी जो भी हॉरर फिल्म आती है उसको लोग देखने चले जाते हैं। क्यों जाते हैं मुझे नहीं पता। हालांकि सभी हॉरर फिल्मों की एक ही कहानी होती है, सभी हॉरर फिल्में एक ही जैसी होती हैं, लेकिन फिर भी लोग उसकी फिल्म देखने जाते हैं। तो अगर थामा आ रही है तो मुझे लगता है लोग इस फिल्म को देखने जाएंगे, भले ही इस फिल्म का हीरो डबल ढोल की आयुष्मान खुराना ही क्यों ना हो। तो मेरे हिसाब से थामा के सामने बुड्ढे की दीवानियत कहीं टिकती ही नहीं है। भाई, बुड्ढे की दीवानियत को कितनी ओपनिंग मिल जाएगी? ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिलेगी, इससे ज्यादा तो मिल नहीं सकती। तो ऐसी फिल्म को थामा से कैसे कंपेयर किया जा सकता है? ऐसी फिल्म के साथ थामा के शोज कैसे शेयर किए जा सकते हैं? सीनियर कल्लू भाई अजय की एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है दे दे प्यार दे 2। इस फिल्म की हीरोइन है माल की बहुत बड़ी शौकीन रकुल। ट्रेलर देखकर पता चलता है कि फिल्म की कहानी यह है कि रकुल को अजय से प्यार हो जाता है और अजय रकुल के फादर आर माधवन से ज्यादा उम्र का है। तो जब रकुल अपने माँ बाप को यह बात बताती है कि भाई मुझे एक बूढ़े आदमी से प्यार हो गया है जिसका डिवोर्स हो गया है, तो उनको यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। रकुल के माँ बाप कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं और हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई जिससे तुम्हें प्यार हुआ है उसकी कितनी उम्र है, कितनी भी रहने दो, आप खुश हो, बात खत्म। अब ऐसी फिल्म की आगे की कहानी क्या हो सकती है? यही कि भाई जब लड़का लड़की के पेरेंट्स से मिलने आता है तो बहुत ही अजीब लगता है कि यार वो तो लड़की के फादर से भी बड़ा है। कहीं गाना चलता है मैं क्या करूं यार मुझे बुढ़ा मिल गया वगैरह वगैरह। अब एंट्री होती है जावेद जाफरी के बेटे मीजान जाफरी की और ये लड़का रकुल की उम्र का है। तो जाहिर सी बात है रकुल के पेरेंट्स चाहते हैं कि वो इस लड़के से शादी करे। तो बस आगे की पूरी फिल्म में यही कंफ्यूजन है कि भाई क्या होगा, रकुल अजय से प्यार करेगी या मीजान से करेगी, रकुल अजय से शादी करेगी या मीजान से करेगी, वो हो पाएगा जो रकुल के पेरेंट्स चाहते हैं या नहीं हो पाएगा। और जहां तक मेरी समझ है शायद क्लाइमैक्स में ये होगा कि रकुल मीजान के साथ चली जाएगी। तो मुझे ट्रेलर देखकर ऐसा नहीं लगा कि भाई मुझको ये फिल्म देखनी चाहिए, और देखूं भी तो किसके लिए देखूं? अजय के लिए देखूं? वो बेचारा इतना बूढ़ा हो चुका है, 40 साल से एक ही एक्टिंग करता आ रहा है, एक ही एक्सप्रेशन देता आ रहा है, एक तरफ उसकी गर्दन झुकी रहती है। रकुल के लिए देखूं? क्यों देखूं? उस लड़की की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। आर माधवन के लिए देखूं? क्यों देखूं भाई साहब, मुझे बताइए तो सही। आर माधवन के साथ भी बहुत बूढ़ी लड़की है, ये बेचारी शायद टीवी सीरियल्स में काम किया करती थी। मीजान जाफरी, उस बेचारे को एक्टिंग आती नहीं है, वो रणबीर कपूर की नकल करने की कोशिश करता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म में ऐसा कोई भी एक्टर नहीं है जिसकी वजह से मैं इस फिल्म को देखने जाऊं, और ना ही इस फिल्म की कहानी मुझे इतनी कमाल की लग रही है कि भाई उसकी वजह से मैं इस फिल्म को देखने जाऊं। मैं ऐसा भी बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इस फिल्म का 15-20 करोड़ का ही बिजनेस होगा और यह फिल्म उतनी बड़ी फ्लॉप होगी जितनी अजय की लास्ट फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट है तकरीबन 150 CR। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यह फिल्म 100 करोड़ रुपए का धंधा नहीं कर सकती, वो पैसे रिकवर नहीं कर सकती। तो मैं आज ही गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म का फ्लॉप होना तय है, गारंटी है। डबल ढोल की रणवीर सिंह की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है धुरंधर। ये दिसंबर में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का बजट है 350 करोड़ रुपए। कितने भाई साहब? 350 CR। क्योंकि इस फिल्म का जो डायरेक्टर है उसने इस फिल्म को बहुत बड़े स्केल पर बनाया है। उसका ऐसा मानना है कि यह फिल्म कम से कम 500 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। रणवीर सिंह को भी ऐसा लगता है कि उसकी यह फिल्म हिट होने वाली है, जबकि उसकी पिछली 6-7 फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर हैं। इस फिल्म का एक टीजर आया था जिसको मैंने देखा था, बहुत ही वाहियात था। फिर इस फिल्म का दूसरा टीजर आया था जिसको मैंने देखा था, बहुत ही घटिया था। और अब इस फिल्म का टाइटल ट्रैक सॉन्ग रिलीज किया गया है। गाना चालू होता है जो पंजाबी में है, फिल्म हिंदी में है, गाना पंजाबी में है। खूब गोलियां चल रही है, रणवीर सिंह आता है, उसका लुक बिल्कुल वही है जो एनिमल में रणबीर कपूर का था। ठीक उसी तरह सिगरेट पीता जा रहा है जैसे रणबीर कपूर एनिमल में जाता है। और अगर आपको याद हो तो एनिमल में भी एक ऐसा ही गाना था और इसी तरह के सीन थे उसके बैकग्राउंड में। कहने का मतलब यह है कि रणवीर सिंह का लुक देखकर, ये गाने को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इस फिल्म का डायरेक्टर है आदित्य, उस बेचारे के दिमाग में ये बात पूरी तरह फिट हो गई है कि अगर उसकी फिल्म वैसी हुई जैसी एनिमल थी तो उसकी फिल्म सुपरहिट हो जाएगी। और बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस फिल्म के साथ। यही वजह है कि इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है। इस फिल्म को डिसास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। मुंबई में एक जगह है डोंगरी।
डोंगरी गैंगस्टर्स पैराडाइज, ये नाम है नई फिल्म का, जिसको लॉन्च किया है निर्माता संदीप सिंह ने। इस फिल्म को डायरेक्ट करेगा रेमो। रेमो कौन है? वही रेमो जिसने सलमान का कैरियर बर्बाद किया है, सलमान का कैरियर खत्म किया है, जिसने रेस 3 को डायरेक्ट किया था। अभी इस वक्त इस फिल्म के नाम का अनाउंसमेंट किया गया है, स्टार कास्ट का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन नाम से ही पता चल रहा है कि यह फिल्म एक गैंगस्टर फिल्म है। और आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में गैंगस्टर सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल जीरो हो गया है। आज की तारीख में किसी को गैंगस्टर के ऊपर फिल्म नहीं देखनी है। उसकी वजह यह है कि आज की तारीख में मुंबई में गैंगस्टर्स रहे ही नहीं। ये अब से 20-25 साल पहले हुआ करता था, जब कभी छोटा राजन हुआ करता था, अबू सालिम हुआ करता था, दाऊद इब्राहिम हुआ करता था। उस वक्त मुंबई में बहुत सारे गैंगस्टर्स थे, भाईगिरी चला करती थी, फिरौती लिया करते थे, लेकिन अब कोई किसी को 1 रुपया नहीं देने वाला। कौन देगा आज के जमाने में भाई साहब? तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में ये नाम बहुत ही कमाल का नाम नहीं है। ये तो आप देख ही रहे हैं कि पिछले 15-20 दिन से अभिनव कश्यप सलमान को भर भर कर गालियां दे रहा है। हर दूसरे दिन अभिनव एक इंटरव्यू देता है और उसमें सलमान खान उसकी फैमिली को गालियां देता है। कुछ दिनों पहले सलमान ने अभिनव का नाम लिए बिना उसको रिप्लाई दिया था। उससे कहा था कि भाई साहब तूने मुझे बहुत गालियां दे ली है, क्या कोई काम मिला है क्या? इस तरह से कोई काम मिलने वाला है क्या? उसके रिप्लाई में अभिनव ने कहा है कि तुझे इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास काम है या नहीं है, मुझे कुछ काम मिला है या नहीं मिला है। मुझे तो तू मेरे वो पैसे वापसी कर जो तूने दबंग से कमाए हैं, दबंग 2 से कमाए हैं, दबंग 3 से कमाए हैं, क्योंकि वो मेरा ब्रांड है, तेरा ब्रांड नहीं है। सलमान ने रिप्लाई में यह भी कहा था कि भाई साहब तू मुझे घुटनों पर क्या लेकर आएगा, मैं तो रोज ही घुटनों पर आता हूं ऊपर वाले के सामने। यानी कि यह सलमान का ड्रामा था। सलमान ऐसा बताना चाह रहा है कि देखो कितना अच्छा आदमी हो गया है। सलमान ने यह बयान देकर दुनिया को बताने की कोशिश की है कि वो तो धर्मात्मा बन गया है। अगर उसको कोई गालियां भी देता है तो वो चुप रहता है। अगर कोई उसको ये कहता है मैं तुझे घुटनों पर लेकर आऊंगा तो भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता ही चुका हूं कि ये ड्रामा सलमान क्यों करता है, क्योंकि सलमान के पास ऐसी कोई पावर ही नहीं है कि वो अभिनव को चुप करा सके, वो अभिनव के खिलाफ केस कर सके, वो अभिनव को किसी केस में फंसा सके। तो जाहिर सी बात है धर्मात्मा बनने के अलावा कोई चारा नहीं है। एनीवे, अभिनव ने सलमान को रिप्लाई किया है कि भाई तू घुटनों पर डेली आता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो यह देखना है कि तू घुटनों पर बैठा हुआ है और कान पकड़कर माफी मांग रहा है, कान पकड़कर यह कह रहा है कि अभिनव मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, जितने तेरे पैसे बनते हैं उतने पैसे ले ले, जब तक तू मुझे मेरे पैसे नहीं देगा तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तब तक मैं तेरी लंका लगाता रहूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि सल्लू कितना भी दिखाने की कोशिश करे कि वो तो धर्मात्मा बन गया है, वो तो बहुत अच्छा इंसान बन गया है, अभिनव इसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अभिनव ने यह ऐलान कर दिया है कि भाई मैं तुझे गालियां देता ही रहूंगा, मैं तेरी फैमिली को गालियां देता ही रहूंगा जब तक तू कान पकड़कर माफी नहीं मांगेगा, जब तक तू मेरे पैसे मुझे वापसी नहीं करेगा। यानी काफी दिनों तक सल्लू को गालियां सुननी पड़ेगी। भाई आपके काम ही ऐसे थे, जिंदगी भर आपने काम ही ऐसे किए कि बुढ़ापे में गालियां खानी थी, अब खा, क्या कर सकते हो भाई। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।